आज हम शेरशाह सूरी का उत्कर्ष एवं उसका प्रशासन उसके बारे में समझेंगे। शेरशाह सूरी से पहले हमने देखा कि किस प्रकार बाबर के बाद हुमायूं अपनी सत्ता संभालता है और विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हुए अपने प्रशासन को कुशलता से चलाता है। लेकिन बाबर के बाद अफगान जो शक्ति थी वो चुपचाप नहीं बैठी, वो निरंतर ये इस प्रयास में लगी रही कि किसी भी प्रकार से पानीपत के प्रथम युद्ध का बदला लिया जाए। तो इस तरह से अफगान शक्ति बीच बीच में काफ़ी प्रयास करती है, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। लेकिन चौसा का युद्ध और बेलीग्राम का ऐसा ये युद्ध थे जिससे अफगान शक्ति को पुनः अपना सिर उठाने का अवसर प्राप्त होता है। और इसमें जिस व्यक्ति का नाम आता है वह शेर खां। शेर खां जो बाद में शेरशाह के नाम से शेरशाह की उपाधि धारण करके गद्दी पे बैठता है और सूर वंश की स्थापना करता है। तो आज हम शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे कि वह किस प्रकार से उसका वो गद्दी पे बैठा और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो उसके बारे में जानेंगे। प्रारंभिक जीवन। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। वह इब्राहिम सूर का पोता और हसन खां का पुत्र था। तो शेरशाह किसका पुत्र? हसन खां का पुत्र था और बचपन में उसका नाम फरीद था। तो ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही वह काफ़ी प्रतिभाशाली था। उसको विमाता का भी का भाजन बनना पड़ा, क्योंकि जो हसन खां थे उनकी कई बेगमें थी। तो अन्य जो बेगमें थी वो फरीद से ईर्ष्या करती थी, इसीलिए उसे अपना घर छोड़कर दूसरी जगह अपने अध्ययन अध्यापन के लिए भी जाना पड़ा। तो शेर खां का प्रारंभिक जीवन कष्ट में बीता, लेकिन उसको विभिन्न कठिनाइयों का सामना करने से उसमें एक योग्यता में वृद्धि हुई। इसके बाद देखते हैं मुगलों की सेवा में। तो शेर खां मुगलों की सेवा में कैसे पहुंचता है, क्योंकि वह होनहार युवक था। मानिकपुर के मुगल गवर्नर जुनैद बख्त लाज की सहायता से 1527 ईस्वी में मुगल सेना में स्थान प्राप्त करता है। किसकी सहायता से? मुगल गवर्नर जुनैद बख्त लाज की सहायता से। शेर खां ने मुगल सेना में 2 वर्ष तो कार्य किया, लेकिन जब उसे ये दिखाई दिया कि उसका अपमान अधिक होता है तो उसने मुगल सेना को छोड़ दिया। 2 वर्ष में मुगल सेना की उसने मुगल सेना में रहते हुए उसने मुगल सेना की कमजोरियों का भी पता लगाया और उसे काफ़ी सैनिक कमजोरियां जो मुगल सेना में थी उसका उसने आकलन कर लिया। उसके बाद अपमानजनक व्यवहार के कारण उसने 1528 ईस्वी में उसने मुगलों के यहाँ से नौकरी छोड़ दी। बिहार का डिप्टी गवर्नर। अब शेर खां बिहार के शासक मोहम्मद शाह के दरबार में पहुंचा। मतलब यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद दरबार में पहुंचा और शासक की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद वह नाबालिग शासक जलाल खां का सहायक बन जाता है। यानी शासक का जो पुत्र था नाबालिग था जलाल खां, उसका क्या बन जाता है? सहायक बन जाता है और डिप्टी गवर्नर की हैसियत से सैन्य संगठन करता है और सैन्य विभाग का कार्य भी देखता है। तो बिहार का डिप्टी गवर्नर इस प्रकार से वह बनता है और जलाल खां का वह सहायक बनता है। हालांकि जलाल खां की मां भी उसकी संरक्षिका थी। तो इस प्रकार से बिहार का डिप्टी गवर्नर। चुनाव का अधिकार। तो चुनाव
पर अधिकार बेगम लाड़ मल्लिका ने शेर खां को निमंत्रण दिया। ये स्थिति थी चुनाव में कि जो शासक थे उनकी कई बेगमें थी, जिसमें वो लाड़ मल्लिका को ज़्यादा चाहते थे। तो जब ऐसी सिचुएशन पैदा हुई, मतलब विपरीत, तो बेगम और जब शासक की हत्या कर दी जाती है अन्य पुत्रों द्वारा, तो बेगम लाड़ मल्लिका एक मतलब चाल चलती हैं और शेर खां को एक निमंत्रण पत्र भेज देती हैं और बेगम लाड़ मल्लिका ने चुनाव के दुर्ग को शेर खां को सौंप देती हैं। मतलब एक तरह से अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, और उससे निकाह भी कर लेती है। इससे लालसा में शेर खां, जिससे शेर खां की लालसा में वृद्धि हो जाती है। यानी शेर खां को एक तो उसका विवाह लाड़ मल्लिका से हो गया, दूसरा उसे जो चुनाव पर उसका अधिकार भी हो गया, और इससे उस शेर खां के मनोदशा में अच्छा मतलब एक तरह से स्थिति उत्पन्न होती है और वह और अधिक लालायित हो जाता है कि और अधिक उस सफलता प्राप्त करे। अब देखते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ हुमायूं और शेर खां के मध्य में। इसमें हालांकि हुमायूं ने बड़ी कुशलता के साथ इसमें युद्ध लड़ा, मतलब युद्ध में भाग लिया, लेकिन जो मुगल सेना थी वो शेर खां की सेना का मुकाबला नहीं कर पाई और युद्ध में हुमायूं को पराजय का मुंह देखना पड़ा, यानी मुगल सेना पराजित हुई, जो एक तरह से हुमायूं की एक कमजोरी को प्रकट करती है। बिलीग्राम का युद्ध 15 मई 1540 ईस्वी में यह युद्ध हुआ। यह एक तरह से निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में जब युद्ध चल रहा था तो उस समय एक भीषण वर्षा होने के कारण मुगल सेना के शिविरों में पानी भर गया, जिससे उनकी जो बड़ी बड़ी तोपें थी वो काम नहीं कर पाई समय पर, और अचानक शेर खां की सेना के द्वारा आक्रमण करने से मुगल सेना में खलबली मच गई और भगदड़ मच गई और मुगल सेना पराजित हुई बिलीग्राम के युद्ध में। और इस युद्ध के बाद अफगान शक्ति पुनः दिल्ली सल्तनत पे हावी हो जाती है, यानी मुगल वंश के हाथ से सत्ता निकल जाती है और इस प्रकार शेर खां शेरशाह की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो बिलीग्राम का युद्ध मुगलों के लिए एक बहुत निर्णायक युद्ध माना जा सकता है कि यहीं से उनकी सत्ता का मतलब हाथ से निकल जाती है। और अफगान जो पहले से काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से वो सत्ता को प्राप्त करें, और इस युद्ध के बाद ऐसी उनकी जो मनोकामना पूरी होती है। शेर खां का राज्याभिषेक। तो शेर खां का राज्याभिषेक, जब शेर खां बिलीग्राम के युद्ध में विजयी हो जाता है तो उसके बाद वह शेरशाह के नाम की उपाधि धारण कर सूर्यवंश की स्थापना और वह दिल्ली गद्दी बैठता है। कन्नौज अथवा बिलीग्राम युद्ध के बाद शेर खां ने अपना राज्याभिषेक उत्सव मनाया था और शेरशाह की उपाधि धारण की। मालवा की विजय, नेक्स्ट इसके बाद है मालवा की विजय। इसमें मालवा विजय के 4 कारण थे। उसमें पहला कारण था कादिर शाह द्वारा शाही फरमान ठुकराना। नंबर 2, कादिर शाह द्वारा पुत्र कुतुब खां की सहायता न करना। ठीक है, कादिर शाह द्वारा पुत्र कुतुब खां की सहायता न करना, ये दूसरा कारण था मालवा विजय का। और तीसरा था हुमायूं मालवा की कमजोरी का लाभ उठा सकता था, क्योंकि हुमायूं भी चुप बैठे नहीं हुए थे। बिलीग्राम में हालांकि उनकी पराजय हो गई थी, लेकिन वो
आगे ऐसी योजना बना रहे थे कि किसी भी प्रकार से उस हार का बदला लिया जाए। तो हुमायूं मारवाड़ की कमजोरी का लाभ उठा सकता था। नंबर 4, मारवाड़ का शासक मालदेव स्वयं मालवा पर अधिकार करना चाहता था। तो मारवाड़ का शासक मालदेव स्वयं मालवा पर अधिकार करना चाहता था। अतः उससे पहले शेर शाह ने मालवा विजय की योजना बनाकर उस पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। इसके बाद रायसेन की विजय। तो रायसेन की विजय में यह 1542 ईस्वी में ये यहाँ पर आक्रमण होता है और यहाँ का जो शासक था पूरनमल ने शेरशाह की अधीनता तो स्वीकार कर ली, लेकिन पूरनमल ने मुस्लिम सामंतों के परिवार की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। जब दोनों में समझौता हो जाता है, लेकिन मुस्लिम जो सामंत महिलाएं थी वो शेरशाह से प्रार्थना करती हैं कि उनके अपमान का बदला लिया जाए। तो पहले तो शेरशाह पूरनमल के साथ एक सौगंध खाकर ये कहता है कि वह उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब शेर खां पर दबाव पड़ता है महिलाओं के द्वारा तो वह अपने वचन को तोड़कर पूरनमल के साथ पूरनमल को दंडित करने के लिए आगे बढ़ता है। जब पूरनमल को इस बात की जानकारी प्राप्त हो जाती है तो राजपूत अपने ही परिवार की महिलाओं और बच्चों का कत्ल करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में ही शेर खां की सेना पहुंचती है और बचे हुए लोगों को अपना दास बना लेती है। तो ये 1542 ईस्वी में रायसेन की विजय, जहाँ पर पूरनमल थे। मारवाड़ पर विजय। मारवाड़ पर विजय मालदेव यहाँ का शासक। अब मालदेव से शेरशाह की क्या शत्रुता कि मालदेव के शासक ने क्या किया कि हुमायूं को शरण देने की शरण दी और शेर खां ने शेरशाह ने कहा कि हुमायूं को अपने राज्य में शरण न दें और उनको वहाँ से निकाल दें। लेकिन मालदेव स्वयं अपना निजी स्वार्थ भी देख रहे थे। तो इस स्वार्थ को लेकर दोनों में परस्पर वैरभाव पैदा होता है और इसके बाद शेरशाह जो है मारवाड़ पर आक्रमण कर देता है और बाद में शेरशाह की विजय होती है। और यहाँ पर खवास खां को यहाँ देखने की मारवाड़ को देखने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। मेवाड़ विजय 1542 ईस्वी में उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है और मेवाड़ की स्थिति काफ़ी मजबूत और लेकिन किसी भी तरीके से शेरशाह मेवाड़ की कमियों का लाभ उठाते हुए यहाँ पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करता है। तो आज ये हमने देखा कि प्रारंभिक जीवन, मुगलों की सेवा में, बिहार का डिप्टी गवर्नर, चुनाव का अधिकार, चौसा का युग, बिलग्राम का युग, शेर खां का राज्याभिषेक, मालवा की विजय, रायसेन की विजय, मारवाड़ विजय और मेवाड़ विजय। इसके बाद कालिंजर विजय। कालिंजर पर 1544 ईस्वी में दुर्ग का घेरा डाल दिया जाता है और इस पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया जाता है। अब इसके बाद देखेंगे शेरशाह की शासन व्यवस्था। तो शेरशाह इतिहास में अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है क्योंकि शेरशाह ही वह व्यक्ति ऐसा शासक हुआ जिसने भूमि व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार कार्य किया और इसको मुगल वंश ने भी बाद में इसको अपनाए रखा। जैसे उसने भूमि की विभिन्न प्रकार की भूमि की पैमाइश कराई, उनके कर निर्धारित किए और शासन को ऐसा एकदम जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में सैन्य व्यवस्था में सुधार कार्य किए थे और कुछ उसके प्रांतीय शासन में जो सुधार कार्य किए वैसा ही यहाँ पर शेरशाह के शासनकाल में भी देखने को मिलता है। तो शेरशाह की शासन व्यवस्था में पहला हम देखेंगे केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में
केंद्रीय शासन को मजबूत बनाने की दृष्टि से यहाँ पर हम इनके विभागों का विवरण देखते हैं। जैसे केंद्रीय शासन में दीवाने वजारत, तो दीवाने वजारत में इस विभाग के मंत्री को वजीर कहते थे। मतलब दीवाने वजारत ये इन्होंने क्या है, डिपार्टमेंट अलग अलग डिवाइडेशन, तो इसमें दीवाने वजारत इस विभाग के मंत्री को वजीर कहते थे, जो वित्त तथा राजस्व संबंधी कार्य देखता था, फाइनेंशियल। दूसरा दीवाने आरिज, इस विभाग का मंत्री सेना की भर्ती, सैनिक संगठन आदि कार्य को देखता था। दीवाने आरिज इस विभाग का मंत्री सेना की भर्ती, मतलब कैसे सैनिक भर्ती किए जाए और सैनिक संगठन को किस प्रकार से बनाना है आदि कार्यों को देखने की जिम्मेदारी दीवाने आरिज की थी। दीवाने रसालत, इस विभाग के मंत्री का कार्य राजा के निर्देशानुसार अन्य देशों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करना था। ठीक है, मंत्री का कार्य राजा जो भी आज्ञा दे उसका अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करना। इसके बाद दीवाने इंसा, दीवाने इंसा इस विभाग का मुख्य कार्य शाही घोषणाओं का प्रारूप तैयार करना था। मतलब शाही घोषणाएं जो होती थी उसमें जो भी शासक निर्णय लेता था उसका प्रारूप तैयार करना होता था कि क्या डिसीजन दिया गया है। फिर इसके बाद दो गौड़ विभाग के थे जिसमें दीवाने कजा, दीवाने कजा यह विभाग प्रधान काजी के नियंत्रण में होता था और प्रधान काजी अपीलों और अभियोगों की सुनवाई करता था तथा निर्णय भी देता था। दीवाने कजा यह विभाग प्रधान काजी के नियंत्रण में होता था, प्रधान काजी अपीलों और अभियोगों की सुनवाई करता था तथा निर्णय भी देता था। इसके बाद दीवाने वरीद, यह एक प्रकार का गुप्तचर विभाग था। दीवाने वरीद एक प्रकार का गुप्तचर विभाग होता था। राज्य की प्रत्येक महत्वपूर्ण सूचना, राज्य की प्रत्येक महत्वपूर्ण सूचना देना इसका कार्य था। डाक का कार्य यही विभाग करता था, डाक की कार्य की जिम्मेदारी भी इसी विभाग की थी। अब इसके बाद नंबर 3 खान सामा। खान सामा का क्या कार्य था? अधिकारी, इस विभाग का अधिकारी बादशाह के व्यक्तिगत गृह प्रबंध के कार्य को देखता था, गृह प्रबंध के कार्य को देखता था। प्रांतीय शासन, अब केंद्रीय शासन के बाद हम देखते हैं प्रांतीय शासन। केंद्रीय शासन में हमने देखा कि किस प्रकार से डिपार्टमेंट सेंटर जो केंद्रीय शासन को किस प्रकार से मैनेज किए हुए थे। तो दीवाने वजारत, दीवाने आरिफ, दीवाने रसालत, दीवाने इंसा, दीवाने कजा, दीवाने वरीद और खान सामा। इसके बाद प्रांतीय शासन में राज्य की सबसे बड़ी इकाई का शासन प्रबंध मुख्य सिकदार, मुख्य मुंसिफ के हाथों में था और मुख्य सिकदार एक सैनिक अधिकारी होता था। परगनों के सिकदार इसके अधीन होते थे और मुख्य सिकदार मुंसिफ के साथ अदालत में बैठता था। तो यह है प्रांतीय शासन। राज्य की सबसे बड़ी इकाई का शासन प्रबंध मुख्य सिकदार, मुख्य मुंसिफ के हाथों में था और मुख्य सिकदार एक सैनिक अधिकारी होता था और परगनों के सिकदार इसके अधीन होते थे। मुख्य सिकदार मुंसिफ के साथ अदालत में बैठता था। परगनों की शासन व्यवस्था, अब परगनों की शासन व्यवस्था में राज्य की सबसे बड़ी इकाई को अनेक परगनों में बांटा गया था। प्रत्येक परगने का शासन सिकदार, मुंसिफ, खजांची और कारकुन के हाथों में था। सिकदार का कार्य शांति स्थापित करना था, मतलब किस प्रकार से परगनों में शांति स्थापित की जा सके। और मुंसिफ परगने के राजस्व विभाग का अध्यक्ष था। मुंसिफ परगने के राजस्व विभाग का अध्यक्ष था। खजांची खजाने का अध्यक्ष होता था, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, खजांची खजाने विभाग का अध्यक्ष।
प्रत्येक परगने में 2 कारकुन होते थे। प्रत्येक परगने में कितने कारकुन? 2 कारकुन होते थे, एक हिंदी में और दूसरा फारसी में जानकारी रखने वाला, हिंदी और फारसी जानकारी रखने वाला, जो फैसलों का रिकॉर्ड बनाते थे, जो डिसीजन होते थे उनका रिकॉर्ड तैयार करना, ताकि भविष्य में पता लगाया जा सके कि किस कारण से कौन सी बात हुई और किस प्रकार समस्याओं से निपटा जाए। इसके बाद आता है ग्राम शासन व्यवस्था। नहीं, इसके पहले हम देखते हैं भूमिकर व्यवस्था। तो भूमिकर व्यवस्था और ग्राम शासन व्यवस्था में इनकी क्या विशेषताएं थी? जैसे ग्राम शासन व्यवस्था, तो शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। मतलब शेरशाह के समय शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। प्रत्येक गांव में एक मुकद्दम होता था जो किसानों से राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराता था। ठीक है, जो किसानों से राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराता था। मुकद्दम के अतिरिक्त पटवारी एवं चौकीदार भी होते थे। मुकद्दम के अतिरिक्त पटवारी एवं चौकीदार भी होते थे, और पटवारी भूमि का हिसाब रखता था और चौकीदार का कार्य पटवारी की सहायता करना होता था। इसके बाद हम देखते हैं भूमि कर व्यवस्था कैसी थी। शेरशाह की भूमि कर व्यवस्था को टोडर मल का बंदोबस्त भी कहते हैं। मतलब शेरशाह की जो भूमि कर व्यवस्था को टोडर मल का बंदोबस्त भी कहा जाता है। शेरशाह प्रत्येक प्रकार की भूमि की पैमाइश कराकर प्रत्येक श्रेणी की भूमि का क्षेत्रफल, मतलब प्रत्येक प्रकार की भूमि की पैमाइश कराकर प्रत्येक श्रेणी की भूमि का क्षेत्रफल एक रजिस्टर में दर्ज करवाता और भूमि को 3 भागों में बांटा। उसने कितने भागों में? 3, उत्तम, मध्यम और निम्न। 3 कैटेगरीज में भूमि को डिवाइडेशन किया, और उसका उद्देश्य यही था कि किसी भूमि के हिसाब से ही करों का निर्धारण किया जाए, क्योंकि जैसी उर्वरक क्षमता भूमि की है उसी के हिसाब से किसान अपना टैक्स या लगान जो कर है वो कर दे सकते हैं। तो भूमि को 3 भागों में बांटा। निम्न राजपूताना, मालवा, मुल्तान में बटाई कंगूत नगदी प्रणाली चल रही थी। तो राजपूताना, मालवा और मुल्तान में बटाई कंगूत नगदी प्रणाली चल रही थी। तो ये यहाँ प्रथा प्रचलित थी। तो हमने शासन प्रबंध में केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन, परगनों की शासन व्यवस्था, ग्राम शासन व्यवस्था और भूमिकर व्यवस्था को देखा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम शेरशाह सूरी की और प्रबंधों के बारे में जानेंगे कि सैन्य प्रबंध और इसके और भी एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषताओं के बारे में। अब इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।